Hi guys and welcome to MB's Man Cave. It's been a week of 30 days 30 वीडियो चैलेंज जो मैंने अपने आप को दिया था एंड इन 7 दिनों में आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट दिया है मुझे जितना प्यार दिया है आई फील ओवरवेल्म्ड। जब मैंने वीडियो बनाया था पहला जिसमें मैंने इस चैलेंज की कम बैक की अनाउंसमेंट करी थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि इन 30 दिनों में हम ना सिर्फ रोज़ वीडियो करेंगे बल्कि कोशिश करूँगा मैं कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग लेकर आऊँ मैं आपके लिए। और आज का जो वीडियो है वो उसी की एक कोशिश है। लास्ट ईयर मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लॉन्च करी थी, इनफैक्ट एक सेकंड चैनल लॉन्च किया था, अ पॉडकास्ट चैनल कॉल्ड माइंड ब्रू। दैट वाज काइंड ऑफ अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी बट ड्यू टू सम रीजंस मैं उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाया। आफ्टर द फर्स्ट वीडियो वी कुड नॉट पोस्ट मच कंटेंट बट जब हमने उस एपिसोड की रिकॉर्डिंग करी थी वी रिकॉर्डेड 3 एपिसोड्स बट वी कुड ओनली रिलीज 1। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेकेंड एपिसोड ऑफ माइंड ब्रू। दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर डीप कॉन्वर्जेशन विद कर्नल रवि जोशी, उनकी आर्मी लाइफ के बारे में, आर्मी के माइंडसेट के बारे में। जब आर्मी से इंसान छोड़ के वापस नॉर्मल दुनिया में आता है तो सेटल होने में जो मेंटल बैटल होती है उससे कैसे डील करते हैं। और ऑफ कोर्स आर्मी की बात कर रहे हैं तो आर्मी के साथ रम की बात भी कर रहे हैं। सो बहुत कुछ इस कॉन्वर्जेशन के अंदर है एंड आई वुड लाइक टू मेक मोर वीडियोस लाइक दीज, मोर कॉन्वर्जेशंस लाइक दीज, जिसमें हम 2 दोस्त ऑन द रॉक्स बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसा कंटेंट और बनाने के लिए। सो लेट्स गेट right into the video. Hi guys and welcome to another episode of Mind Brew. इससे पहले हम लोग आपके साथ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस लेकर आ चुके हैं अपने प्रिय मित्र कर्नल रवि जोशी के साथ। एंड वेलकम बैक कर्नल रवि जोशी। थैंक यू मनीष एंड थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग कॉन्वर्जेशन जो आपने हमारे बीच में हुई पिछली बार। बहुत ही मज़ा आया मुझे और उतना ही मज़ा आया, लोगों को भी बहुत मज़ा आया है और आज हम उसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी। पिछली बार जो आपने आर्मी के अमेजिंग किस्से सुनाए हमें, वही से स्टार्ट करते हैं बट अब लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आर्मी के साथ ऑफकोर्स जो एक्चुअल मेटल है, जो एक्चुअली आर्मी का नज़र निकल के आता है वो आता है ड्यूरिंग द वॉर टाइम। किस तरह का माहौल होता है उस तरफ उस वक्त इन आर्मी? क्या लग रहा होता है? क्या डर लग रहा होता है? क्या गुस्सा आ रहा होता है? क्या होता है? डर और गुस्सा नहीं, जोश आ रहा होता है। पहली बार जब मैं कमीशन हुआ था आर्मी में तो मैं तो सिक्किम गया था पोस्टिंग, चाइनीज़ बॉर्डर पे, जहाँ चाइनीज़ बेरली 50 मीटर दूर थे हमारे से। बट मेरे कई कोर्समेट्स वो गए थे श्रीलंका, IPKF का जो ऑपरेशन था अपनी अपनी रेजिमेंट के साथ। उसमें मेरे एक आध कोर्समेट शहीद भी हुए थे। और लेकिन जो भी गए थे वहाँ पे आज की तारीख तक उनसे हम कहानियाँ सुनते हैं तो वो रोंगटे खड़ी करना है, जोश से भरी हुई कहानियाँ होती हैं और वो बड़ा प्राउड फील करते हैं। वहाँ जाके सोल एम यही होता है कि आपको अपने मेन को लीड करना है, अपने जवानों को लीड करना है एक विजय की तरफ। तो सबसे बड़ा तो यही होता है। फिर आप आ जाइए कारगिल वॉर के टाइम, मैं उसमें भी मैं नहीं गया था तो मेरे को एक मलाल ज़रूर रही है कि मैं किसी उसमें नहीं गया। बट उस समय मैं एक कोर्स था जिसमें से उसको वहीं पे रोक लिया गया था कि आपको ये कंप्लीट करके जाना है। बट उसमें भी कई मेरे मित्र गए थे और उनसे हम टच में थे। और कारगिल का हमें पता है क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट वॉर वही है। अगर हम ये प्रॉक्सी वॉर छोड़ दें कि जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री ने कर रखी है कि चुपचाप टेररिस्ट भेज के, वो भी वॉर लाइक सिनेरियो है। उसमें मैं कश्मीर में रह चुका हूँ, पुंछ और राजौरी के बीच में एक जगह है जरा वाली गली, JWG बोलते हैं। बड़ा वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर है। मैं लास्ट एपिसोड में बोल चुका हूँ आपको कि हम हथियार लेके साथ में सोते थे। चारों तरफ गोलियों की आवाज़ें पट 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 लगा रहता था, बीच बीच में एक रॉकेट फायर हो जाता था। तो इट इज़ अ वॉर लाइक सिनेरियो। फॉर्चुनेटली अब वो सिनेरियो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है क्योंकि अब हमारा पड़ोसी देश उतनी हिमाकत नहीं कर पा रहा है जितना उस टाइम जब मैं वहाँ पे कश्मीर में था। उस समय क्या चेंज हो गया सर? चेंज हो गया कि हमारा एग्रेसिव पोस्चर हो गया, हम लोग एग्रेसिव हो गए। देखिए मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, वोट देते हैं तो हम अपने कन्विक्शन के हिसाब से, बट ये पैल्पेबल डिफरेंस मैं देखता हूँ कि बहुत डिफरेंस है। जब मैं 1998 में
कश्मीर में था, जब उस समय जो सिनेरियो था और जो अभी सिनेरियो है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी हमारा पड़ोसी देश डरता है कि भाई हमने ऐसा किया तो इसके बाद ये हमें छोड़ेंगे नहीं। पहले वो डर की कमी थी। सो जो भी होता है वहाँ पे उसको ये जोश होता है कि सबसे पहले मदरलैंड है, आपको डिफेंड करना है अपने मदरलैंड को और अपना बेस्ट करना है, और अपनी यूनिट के लिए आपने उसकी नाक ऊंची रखनी है, उसके लिए परफॉर्म करना है, क्योंकि इतने लोग आपकी तरफ देख रहे हैं मोटिवेशन के लिए। सो जोश होता है, डर वाली बात नहीं है। डर का मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम जम्मू से जाते थे, वो बड़ी वो मेंडरिंग रोड्स हैं, खाली उस समय लगता था मेरे को कि अगर किसी ने ऊपर से पहाड़ों से रॉकेट फायर कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप रिएक्ट करोगे, तब तक उस समय ज़रूर लगता है आपको कि भाई हम उसमें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट वंस यू हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड, और जब आप उसमें हो मतलब एक पोजीशन में हो कि हम रिएक्ट कर सकते हो, तब आप नहीं छोड़ेंगे जो भी ऐसी हिमाकत करेगा। सो डर नहीं था, जोश था। यस। लेकिन आपने बोला कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं थी हमारी। हाँ, वो नहीं थी पहले ज़्यादा। उस वो प्रोएक्टिव अप्रोच के ना होने से कि कुछ अंदर कुछ नेगेटिविटी फील होती थी कि हम ये कर सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, आई एम नो लॉन्गर इन द आर्मी नाउ, तो इट कैन बी सेफर। अगर मैं आर्मी में रह रहा होता तो मैं इतने ओपनली अपने व्यूज़ नहीं कर पाता, बट आई अग्री विद यू। उस समय हमें एक फ्रस्ट्रेशन फील होती थी कि फ़ौज तैयार है, फ़ौज तो हमेशा से तैयार रही है, हुक्म तो हमें वो लीडरशिप से आना है ना। हम तो पाकिस्तान की तरह तो हम हैं नहीं कि हम वो करेंगे कि जो आर्मी इज़ मोर प्रोमिनेंट ओवर देयर और मोर डोमिनेरिंग। यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमारा सिविलियन लीडरशिप से जो आएगा हम वो फॉलो करेंगे। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आर्मी इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री विच इज़ गिवन ऑर्डर्स बाय द सिविलियन लीडरशिप हु टेक द ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन कंसिडरेशन। ठीक है, तो हमें उस समय ज़रूर ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यहाँ फ़ौज तैयार बैठी है अटैक करने के लिए, लेकिन वो हुक्म नहीं आया तो आप बैठे हो। लेकिन आज की तारीख में वो हुक्म आता है जनरली, तो वो एग्रेसिव पोस्चर अभी हुआ है। तो उसके चलते मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, कई लोग में से एग्री ना भी करें। एंड एज आई सेड, देयर इज़ नथिंग पॉलिटिकल, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एज अ सोल्जर, एज अ फॉर्मर सोल्जर, दिस इज़ माय पर्सनल परसेप्शन विद नो ऑफेंसेस मेंट टू एनीबॉडी। ऐसा माहौल है कि गन फायरिंग की साउंड आपको आ रही है और आप एज अ सोल्जर, आपने बोला कि आप गन अपने साथ लेके सो रहे हो, मेंटली क्या चल रहा था दिमाग में? आप लैक ऑफ स्लीप है, आई डोंट नो कि फूड आप ठीक से खा पा रहे हो नहीं खा पा रहे हो, यू माइट बी अ टारगेट एट एनी सेकेंड। दिमाग किस तरीके से काम करता है उस वक्त टाइम पे, और किस तरीके से आप काबू पाते हो अपने ऊपर? दिमाग अलर्ट रहता है। देखिए, जहाँ तक फूड की है या बाकी चीज़ों की है, सो डिफेंस फोर्सेस हैव गॉट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, बड़ी सेट ड्रिल्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। आपका राशन भी आएगा, आपका पूरा महकमा है जो खाना भी वो हो रहा है। और जैसे एज एन ऑफिसर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो आपके वो हैं, आपके मैन हैं, उनकी तरफ कि उनका मोरल हाई भी रखना है। तो इवन हम जहाँ पे होता है ज़रूरी, वहाँ पे गेम्स भी खेलते हैं। वॉलीबॉल का गेम खेल लिया, अगर सिक्योरिटी सिनेरियो ऐसा है कि बिल्कुल ही दुश्मन की लाइन ऑफ साइट में नहीं है, तो वॉलीबॉल भी खेलते हैं। और उनको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, फिर जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है, जैसे लोग अपने घर से बैठे हैं, कोई साउथ इंडिया से आया हुआ है, यहाँ बैठा है, एक बड़े एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, कहीं ज़मीन में किसी ने कब्जा कर लिया या घर में वो है, वो चिंता में है, तो उसको रीअश्योर करना, उसको देखना कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं उसकी, चाहे वो उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम को लेटर लिखना हो या कुछ करना हो, तो वो एक क्लोज निट फैमिली की तरह है। और उसमें यही तरीका है कि आप ट्रेंड तो है ही कि भाई उस सर्कमस्टेंसेस में आपने कैसे बिहेव करना है। तो उसमें यही है कि डर वाली बात नहीं है, उसमें यह है कि आप कंडीशन हो जाते हो उस एटमॉस्फेयर से। इनफैक्ट जब यूनिट्स इंडक्ट होती है तब उनकी ट्रेनिंग, एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी होती है उस एटमॉस्फेयर के लिए, जो यूनिट्स जाती है। जो कोर बैटल स्कूल्स होते हैं वहाँ पे उनका पूरा उस माहौल की ट्रेनिंग होती है, भाई यहाँ क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या करते हो। तो अपार्ट फ्रॉम द जनरल आर्मी ट्रेनिंग विच वन हैज़ रिसीव्ड, वहाँ पे एक ओरिएंटेशन भी होता है ऐसे इलाकों में जाने के लिए। सो ये जो तरीके, जो एक तरह से टीम बिल्डिंग, जैसे हम कह सकते हैं टीम बिल्डिंग है, और टीम में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डाला जाता है उस लेवल का कि
आप मुझसे कुछ भी बात शेयर कर सकते हो अपने बारे में, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हो आपको, बिल्कुल, एंड विदाउट जजिंग यू आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट. यस. आई थिंक ये कमराडरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. एक्चुअल कमराडरी तो ये होती है I think, जो अगर हम आर्मी में बात करें आज की डेट में, आई थिंक हमें लगता है कि शायद सोशली ये चीज़ मिसिंग है एक दूसरे के, हम लोगों के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, कि एक ट्रस्ट फैक्टर हम क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं. क्या क्या रीज़न है कि वो सेम ट्रस्ट लेवल जो एक सोल्जर दूसरे सोल्जर के साथ शेयर करता है, जो ओपननेस शेयर करता है, व्हाट इज़ द रीज़न कि वो हम लोग बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स में नहीं कर पाते. दूसरा से मतलब आप सिविलियन मतलब एज अ आउटसाइड आर्मी के लोग जो हैं वो क्यों नहीं उस तरीके से हम एक ट्रस्ट बैट या वो पर्सनैलिटी नहीं बना पाते. नहीं, देखिए ऐसा नहीं है. जैसे कॉर्पोरेट्स भी हैं. अब आप इनकी देखिए कि रिट्रीट और ये सब चीज़ें होती हैं. ये क्यों होती हैं? इसीलिए होती हैं, टीम बिल्डिंग के लिए होती हैं. तो जितना आप एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करोगे, दैट्स वाई टीम बिल्डिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो. कि आप अगर एक गेम साथ में खेल रहे हैं तो आपकी बॉन्डिंग होती है. या अभी कहीं जाके आपने जैसे रिट्रीट में गए हैं, वहाँ पे आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, तो एक उसमें कमराडरी वो होती है. डिफेंस सर्विसेज में ये ऑर्गेनाइज है, क्योंकि हम लोग जैसे एक है फील्ड स्टेशन है, वहाँ पे तो हम एक बिल्कुल एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में हैं, साथ में हैं ही. हमें रिट्रीट में जाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, तो साथ में हैं ही. और दूसरी तरह से जो सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड हैं, तो वहाँ हैं. बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है, उस लेवल तक नहीं हो सकती, बट इट इज़ डेफिनेटली देयर विद इन गुड कंपनीज विद गुड कल्चर. दिस थिंग इज़ देयर टू बिल्ड अप कमराडरी. एस्प्री द कोर कहते हैं जिसे, वो है. और पर्सनली अपने अंदर क्या लेकर आए हम एज अ पर्सन, हमें लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन आवर माइंड. हमारे दिल में चल क्या रहा है, दूसरे के सामने बताना, दूसरे से शेयर करना. आई थिंक वो भी अपने आप एक स्किल है जो हमें सिखाया नहीं जाता बचपन में ज़्यादातर. तो कैसे अपने आप को ओपन करा जाए, कैसे अपने आप से, कैसे दूसरे पर विश्वास करना सीखा जाए, और क्या क्या आता है, क्या आपको फील कराया जाता है जिसको पूरा था कि ओके नाउ आई थिंक मैं दूसरे से बात कर सकता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे से शेयर कर सकता हूँ. डिफेंस सर्विस के कंटेक्स्ट में कॉमन ट्रेनिंग है. सिमिलर द प्लेटफॉर्म इज़ इवन फॉर एवरीबडी हैज़ रिसीव्ड अ कॉमन ट्रेनिंग, सो इट बिकम्स ईजियर. सिविलियन उसमें देखो आप, तो आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं. जैसे मैं 11 साल हो गए, मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था आर्मी से. मेरे को थोड़ा समय लगा लोगों को समझने का. कई चीज़ें ऐसी कि जिसके मैं यूज़ टू नहीं था, कि आप कैसे कॉल करेंगे, कोई कॉल बैक नहीं करेगा, या समय पे नहीं आएगा, वो सब चीज़ें हैं. शुरू में तो मैं बहुत ही उससे ज़्यादा, उसको मेरे को बुरा लगता था कि भैया ऐसे कैसे कर रहे हैं ये लोग हैं. पर धीरे धीरे आपको लगता है कि नहीं, एनवायरनमेंट है, एक सर्टेन अपब्रिंगिंग है जो वो है. नाउ आई एम यूज टू इट, बट आई हैव मेंटेन्ड अ फ्यू थिंग्स विच आई कैरिड फ्रॉम द आर्मी. एक तो समय पे जाना सब जगह. दूसरी बात जो ट्रूथफुलनेस की जो आपने बोली कि कैसे आप बताओ किसके साथ ट्रूथफुलनेस से, किसके साथ बेयर ऑल करना अपना हार्ट. आप हर किसी के साथ नहीं कर सकते. वो तो आप कहीं भी नहीं कर सकते, वो तो डिफेंस फोर्सेज में भी नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस फोर्सेज में हैं तो आप हर किसी के साथ तो बिल्कुल ऐसे वो एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी. इट इज़ अ पर्सनैलिटी ट्रेट ऑल्सो. तो उसमें आपको ये जानना है कि सिविलियन वर्ल्ड में खाली थोड़ा आपको ज़्यादा कॉन्शियस इसलिए होना होता है क्योंकि हर कोई अपने डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, डिफरेंट प्रोफेशन से आ रहा है, उनका वर्क कल्चर कैसा है, वो डिस्पैरिटी है. देयर इन डिफेंस फोर्सेज द ट्रेनिंग इज़ कॉमन एंड ऑल्सो दैट फैसिलिटेशन इज़ देयर, है ना. आई थिंक शायद एक रिस्पेक्ट फैक्टर भी है कि आप ऑटोमेटिकली अपने सोल्जर को, अपने कमराडियर को इतना रिस्पेक्ट करते हो कि आप एक हद तक ओपन होने के लिए ऑलरेडी तैयार होते हो. यस, आई थिंक वो रिस्पेक्ट फैक्टर शायद एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है. एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है जिसमें कि आप एटलीस्ट अपने पेयर्स के साथ, सीनियर्स के साथ ये होता है कि एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, थोड़ा रिगार्ड होता है, और जो डेकोरम जिसे कहते हैं वो होता है कि हाउ टू स्पीक एंड ऑल. लाइक फॉर इंस्टेंस अभी तो ये हो रहा है कि काफ़ी डीकॉलोनाइजेशन हो रहा है, डीकॉलोनाइजेशन जो भी बोला आप, कॉलोनाइजेशन. उसमें यह है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस ब्रिटिश लेगेसी हैं, तो उसमें एक एटिकेट्स की कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सब चीज़ें हैं. तो लैंग्वेज, जैसे हम अपने सीनियर के साथ वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, सो दैट देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ फॉर्मेलिटी. बेसिक एम वो था. तो दैट हैज़ चेंज्ड अ लॉट. अभी काफ़ी कुछ उसमें चेंज हो गया है, बट रूल्स डिफाइंड है.
कि कैसे आपने किसको वो रिस्पेक्ट भी देनी है, किसके साथ आप कैजुअली, अगर मेरा कोई कोर्समेट होगा उसके साथ मैं कैजुअली बात कर सकता हूँ, पीठ पे हाथ मार सकता हूँ, मैं अपने सीनियर के साथ थोड़ी कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें डिफाइंड, वेल डिफाइंड है। बाहर जाता हूँ तो मेरे को जो यंगस्टर्स हैं मेरे को नाम से बोलते हैं रवि, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आई एम वेरी यूज्ड, इनफैक्ट आई फील हैप्पी कि आई लुक यंग, राइट। सो मेरे यू आर यंग सर। मुझे तो लगता ही नहीं कि हम लोग कि हम एज डिफरेंस है कुछ भी है। यू आर, थैंक यू। सो दिल जवान है, वो अलग चीज़ है। बट जैसे मैं ये बताना चाह रहा था कि ये एटमॉस्फेयर सिविलियन, उसमें I am used to being called by name. I am used to being called as, somebody calls me sir, gives that respect. Somebody calls me colonel, that gives respect. So to each his own. There is no ego in that. In defense services, it's defined how you are addressing others, how, in what sense are you bearing your soul to somebody. That is, I mean, people are wary of that. I think एक बात मैं बताना भूल गया अपने व्यूअर्स को कि हमारे जो कर्नल रवि जोशी है, इनका जो निक नेम है, जो निक नेम से जाने जाते हैं, वो है कर्नल जो। तो इनके इवन इनका इंस्टाग्राम है, वो भी आप नीचे लिंक पे जाके देखेंगे। कर्नल जो हमारे इनका निक नेम है। तो बहुत ही कूल एटीट्यूड, और अभी आप लोगों को फील भी हो रहा होगा कि कर्नल एक बहुत ही कूल एटीट्यूड है। बट अभी आपने मुझे बोला कि जब आप आए सिविलियन लाइफ के अंदर वापस आए, एक गैप्स थे जो आपको फिल करने पड़े कि ये टाइम वाली चीज़ या दूसरी की अलग तरीके से लाइफ फंक्शन करती है। बट उसके अलावा डीप क्या ऐसे कुछ स्कार्स होते हैं कि आप अपनी आर्मी में अपने किसी somebody your brother, you have lost your brother in your regiment, in your career, बहुत सारे स्कार्स होते होंगे, आई एम श्योर। ऐसे कैसे डील करते हो आप while maintaining your day to day life? How does that? या दैट इज़ पेनफुल। लाइक मैं जैसे आर्मी में था, कभी ऐसे हो गया कि ग्रेनेड एक्सप्लोड हो गया, कोई यंग ऑफिसर जो कि फील्ड एरिया वगैरह में, वो उसकी डेथ हो गई, फिर उसको हम उसकी बॉडी घर में भेजनी पड़ी, या कई ऐसे वाक़ये हुए हैं जैसे क्लोज फ्रेंड्स ऐसे दे पास्ट अवे। वो स्कार्स होते हैं, यू हैव टू डील विद इट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, इज़ देयर एनी? नो। सो वो है, बट हाँ, वी श्योरली मिस देम, बट यू हैव टू गो अहेड, मूव अहेड इन लाइफ, दैट्स व्हाट लाइफ इज। कभी ऐसा लगता है आपको कि दुनिया मतलब इतने छोटी छोटी बातों को लेकर हम परेशान रहते हैं, सोशल मीडिया पे हंगामा हो जाता है, और आर्मी में किस लेवल पे हम डील कर रहे होते हैं सिचुएशन के साथ? देयर इज नथिंग बिगर देन लाइफ, राइट? अगर हम जितनी भी बातें कर ले कि क्या किसी की चॉइस है, बट अल्टीमेटली देयर इज नथिंग बिगर देन लाइफ। तो कभी लगता है ऐसा कि हम दुनिया क्या बच्चों वाली बातों पे लड़ती रहती है, ऐसा फील होता है कभी? नहीं, ऐसा ही नहीं लगता। देखिए, जो एवोल्यूशन प्रोसेस है ना, जब मैं जिस समय आर्मी में था, सोशल मीडिया इतना वो नहीं था, तो एक सोशल मीडिया एक अलग डायमेंशन है। वी हैव टू एडजस्ट टू दैट डायमेंशन। चेंज इज़ द ओनली थिंग परमानेंट, दैट्स व्हाट दे से। एंड वो तो वी हैव टू अडेप्ट टू द चेंजिंग टाइम्स। जो चैलेंजेस हैं सोशल मीडिया के, जैसे कई चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं जो कि पहले नहीं आती, तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदे ये है कि थिंग्स आर बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, है ना। जो कंडक्ट वगैरह है, पीपल आर अवेयर कि भाई हमें ढंग से वो करना है, नहीं तो इट में बैलून आउट ऑफ प्रोपोर्शन। नुकसान ये है कि अननेसेसरी चीज़ों को तूल दे दिया जाता है कि कोई चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी जो इतनी बड़ी नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि बचकाना है और वो सब है, कई चीज़ें होती हैं ऐसी। बट वी हैव टू लिव इन दिस टाइम्स बिकॉज सोशल मीडिया इज़ एंड जनरल, आई मीन डिजिटल वर्ल्ड इज़ अ बून एज वेल एज बेन ऑल्सो। सब फ़ायदा और नुकसान, हर चीज़ के होते हैं फ़ायदा और नुकसान। तो ये तो चेंजिंग टाइम्स हैं, और अगर हम उसमें अडेप्ट कर लें तो वो बहुत अच्छा है, तो हम खुश रहेंगे। आई थिंक अब मैं जितने मतलब आर्मी के लोगों से बातें करता हूँ ना, और जितना टाइम आपने स्पेंड किया है इतने टेन्योर के बाद, बहुत ही मुश्किल होता है एक वो एक लाइफ में वापस ओपननेस के साथ आ जाना। यस। और वो ओपननेस मुझे आप में दिख रही है, इतनी ओपननेस मुझे नॉर्मली दिखती नहीं है। यस। तो क्या रीज़न है उसका? वो कैसे लेकर आए अपने अंदर वो ओपननेस की ठीक है मैं इतना साल 23 साल ऐसे एनवायरनमेंट में रहूँ, बट आई एम नाउ हेयर, तो लेट मी लिव हेयर। थोड़ा समय लगता है। जब मैं पहले आया था, इट्स वॉज नॉट दैट ईजी। शुरू में कई चीज़ें मेरे को ऑफेंड करती थी, मैं कई चीज़ों में वर्कअप भी होता था, बट स्लोली आई रियलाइज दैट पीपल आर
that's their way of life. I mean, no offenses meant. They don't mean any offense to you per se. उनका वे ऑफ लाइफ है वो। तो मैं एक अलग उससे आया हूँ, एटमॉस्फेयर से आया हूँ, तो मेरे को अलग लगता है वो, जो कि मेरे को उसका फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जैसे मैं किसी फॉरेन कंट्री जैसे जहाँ पे ज़्यादा वो है, ऑर्गेनाइज्ड हैं चीज़ें वहाँ हैं, तो मेरे को एक रहता कि आर्मी बैकग्राउंड के वजह से मेरे को आसानी होती है वहाँ पे काम करने की। नॉट टू से कि बाकियों को नहीं होती, बट जैसे यहाँ वर्क कल्चर है, जैसे मैं टाइमिंग का कह रहा था, वो कह रहा था, नॉट दैट कि एवरीबडी इज़ कमिंग लेट और समथिंग लाइक दैट, बट लार्जली इट इज़ एक्सेप्टेबल, विच अर्क्ड मी इनिशियली। मेरे को बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचा दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। उसका क्या सॉल्यूशन है, मैं डॉट टाइम पे पहुंचता था, 15 मिनट लेट जाता हूँ, बहुत लेट नहीं जाता, जिससे कि मेरे को पता है कि बड़ा शहर है, थोड़ा सा समय लग सकता है किसी को, बहुत ज़्यादा प्लान नहीं कर पाते कई लोग। तो आई चेंज माई सेल्फ basically, and it took time. It's 11 years when I am talking to you right now. When you feel that I am open, it was not always that way. बाहर की तो दुनिया छोड़िए, if you ask my son also, he'll also feel the same way. कि my dad was very strict. बहुत पहले ज़्यादा strict है. Now he's so jazzy. He's having a drink with me. He's even ready to share a smoke or something. So वो evolution, वो मेरा भी evolution है, different background से आने का। तो अभी मिलते हो आप लोग अपने अपने रेजिमेंट्स के? यस। इनफैक्ट 18 तारीख को हमारा कोर्स का गेट टुगेदर है दिल्ली कैंट में। कैसा माहौल था आपके रेजिमेंट में, क्या बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। तो मैं ईएमई से आता हूँ। हमारे यहाँ एक डिफरेंस ये होता है कि जैसे यूनिट है कहीं पे, ईएमई की यूनिट है, ऑफिसर्स एंड मैन चेंज है। जैसे मैं यहाँ से अगर बड़ौदा जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग ऑन पोस्टिंग देयर। इट्स अ कोर, इट्स अ बॉडी, कोर इज़ अ फ्रेंच टर्म फॉर बॉडी, सो बॉडी ऑफ ट्रूप्स। जबकि फाइटिंग आर्म्स हैं, जैसे इन्फेंट्री है या आर्टिलरी है, उनकी यूनिट्स मूव करती हैं एक साथ। तो एक ही बंदा जैसे है, एक कोई भी ऑफिसर है, मैन है, वो यूनिट के साथ ही जाता, पूरा इक्विपमेंट लेके पूरी यूनिट उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस था। बट दैट सेट उनमें भी ऐसा होता है कि चेंज हो गई यूनिट या कुछ हो गया, वो कोई केस होता है। मेरे केस में ऐसा था कि हम जा रहे हैं, पोस्टिंग जा रहे हैं, तो ओवरऑल कई जगह मिल जाते थे लोग जो पहले हमारे साथ रह चुके हैं। तो वो एक धीरे धीरे करके आप ऑल ओवर इंडिया गए हैं, तो आपकी इतनी बड़ी कम्युनिटी बन जाती है, इतने सारे लोगों के साथ आप सर्व कर चुके हो, तो कोई ना कोई कहीं भी किसी स्टेशन में जाते हो, आपको कोई ना कोई जानने वाला आपका मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो। सबसे टफ टाइम कहाँ आपने फेस किया है, मतलब जोग्राफिकली अगर बात करी जाए, व्हाट वाज द टफेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ जहाँ पोस्टेड थे? या सो टफ टाइम्स में देखिए, जब मैं सिक्किम गया था, टेरेन वाइज और क्लाइमेट वाइज दैट वाज अ टफ प्लेस, बट आई वाज अ यंग ऑफिसर, इतना पता ही चलता था। उम्र 21 साल की उम्र में पहाड़ चढ़ना और वो सब बहुत बड़ा इशू नहीं था। वहाँ पे खाली ये था कि मैं एक अकेला ऑफिसर था उधर अपने जवानों के साथ, तो उसमें ये तो होता था कि थोड़ा सा लोनलीनेस, अदर देन आपका जैसे आप जवानों के साथ नहीं रहते, आपका अलग वो है, और दिन भर आप साथ काम कर रहे हो वो अलग बात है, बट जैसे ऑफिसर्स मेस नाम की चीज़ नहीं, कुछ नहीं, तो एक लोनलीनेस वाला एक था इशू। और उसमें उस समय फ़ोन्स वगैरह कुछ नहीं थे, तो एक लेटर घर से आने का मतलब है 2 महीने लग गए। अब आप लिख के भेजोगे वो भी इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी दूर दराज की इलाके थे। तो टफनेस एज सच ऐसा नहीं है, इट वॉज पार्ट ऑफ द जॉब। बट इधर कश्मीर में मेरे को उस समय वो लगा था, क्योंकि हम काफ़ी मूव कर रहे थे वहाँ पे, तो इट वाज क्वाइट डिमांडिंग, क्योंकि आपका जो जिसमें है बंकर है या ढोक बोलते थे वहाँ पे, बाहर निकले तो पेड़ में गोलियां धसी हुई मिल रही हैं, वो दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब। उसमें हम सैंड बैग्स लगा के उसके प्रोटेक्शन मेजर्स थे। बट ट्रैवलिंग, कम्यूटिंग टू दैट प्लेस एंड ऑल दैट, इट वाज टफ टेरेन, बट अगेन दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब, वी आर ट्रेन्ड फॉर दैट। कैसी लोनलीनेस कैसी होती है, क्या फील होता है अंदर ही अंदर, क्या फील होता रहता है? हाँ, वो मतलब ऐसा नहीं, लोनलीनेस ये फील होती है कि आप दूर हैं, अपने घर वालों से दूर है। आज की तारीख में तो आप कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो गए ना, आज की तारीख में शायद इतना ज़्यादा फील ना हो। उस समय आप चले गए हैं दूर, तो आप महीनों के बाद जाएंगे, और आप बैठे हैं तो पूरा दिन है आपके पास, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके दुश्मन ने कुछ एक्शन ऐसा तो नहीं किया, आप उस पर वॉचफुल आई रखे हैं, अलर्ट है, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग एल्स टू डू। तो अपने आप को मोटिवेट रखना कितना मुश्किल है ऐसे माहौल में? तो मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ आ रहे हैं, बिकॉज you see, in those areas we used to have rum and cigarette allowance also.
और जो वहाँ पे उसका हार्श वेदर के लिए और वो सब गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो वहाँ मेरा एक तरीका ये था, जो कि मैं बाद में बेवरेज की दुनिया में काफ़ी लोगों को बताता हूँ, कि वहाँ सिक्किम लिकर्स करके वो थी रैंगपो में वो डिस्टिलरी, उनके एक बड़े ना अच्छी पैकेजिंग थी, 5 लीटर और 10 लीटर के जरीकेन थे रम के। तो मेरे 10 लीटर की रम, 10 लीटर का जरीकेन बड़ा फूड ग्रेड वाला, आप उठाओ ऐसे मज़ा आता देख के, इतनी सारी वो है उसमें। तो वो मेरे बेड के नीचे वो रहती थी। शाम को जब मेरे जो सीनियर वो जेसीओ थे और वो जो हवलदार मेजर थे वो रिपोर्ट देने आते थे, और वो पहले बोलते थे, रिपोर्ट देते थे कि भाई वहाँ ऐसा ऐसा चाइनीज़ ने ऐसा किया वैसा किया। फिर मैं रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर में, यंग ऑफिसर था तो वहाँ से मैं घुमाता था वो मैग्नेटो टाइप फ़ोन, और वो पास करता था। जब सब कुछ ये हो जाता तो शाम को फिर वो कहते थे कि मतलब फ़ौज में एक तरीका है, सावधान, राम राम करे साहब। तो राम राम करे साहब मतलब आपका शैल वी हैव अ ड्रिंक। तो उनको पता था, वो निकालते थे मेरे उसमें से स्नैक्स नुक सब केटर करते थे। वहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रीज़र था सारा, क्योंकि नी डीप तो बर्फ़ थी, है ना। तो टिंड फूड से लेके और मीट ऑन हूव्स एक टर्म है, मीट वगैरह वो होता था, तो बढ़िया वो बनाते थे वहाँ पे और ये करते थे। एक एंटरटेनमेंट वो था वहाँ पे। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स में आप नहीं पी सकते, क्योंकि उसका बहुत आपको दिक्कत होती है। वहाँ पे नशा ज़रा जल्दी चढ़ता है, हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी है। और मैं बोल रहा हूँ 17,500 फीट की। एक ये था। दूसरा, जब मैं वापस अपने हेडक्वार्टर्स में जो नीचे था थोड़ा वहाँ आता था, तो मेरे को ड्रिंक्स मिक्स करने का शौक़ था, तो थोड़ी कोई कॉकटेल्स ट्राई करते थे। एक बुक थी मेरे पे, उससे देख के वो करते थे। तो अब ये मेरा जो तो ये टैलेंट आपका वहीं से शुरू हो गया था। वो लेटेंट तो था, और जो मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि मैं फुल टाइम करूँगा उसको। सो दैट वाज आवर मीन्स। एंड ऑफ कोर्स जब हम नीचे आ जाते थे तब गेम्स खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, या आई मीन मेस में शाम को बैठते थे, उस तरह का था। तो आई थिंक आर्मी का जो रिलेशन, जो प्यार प्रेम संबंध है रम को लेकर, वो आई थिंक उसमें ये स्टोरी भी एक उसका रीज़न है। Yes. क्योंकि आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी रम को लेकर, yes. जो हमने डिस्कस आई थिंक हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम थोड़ा सा इस चीज़ को और एक्सप्लोर करते हैं। yes. बहुत हमने इंटेंस बातें कर ली। लेट्स गेट इनटू द एक्चुअल मीट जिसके लिए लोग बातें कर रहे हैं, व्हिच इज ड्रिंक्स। और आपको मैं रोक के यहाँ बताऊंगा, रम को हम वैसे मजाक में बोलते हैं रक्षा उत्पादन मंत्रालय। रक्षा उत्पादन मंत्रालय, ये याद रखिएगा। ये बड़ा सही। एक हमने सुना था रेगुलर यूज मेडिसिन, तो वो तो बड़ा सिंपल सा हो गया, बट रक्षा उत्पादन मंत्रालय ये सबसे बेस्ट, लाइटर वे, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में ऐसे चल रही है कि बहुत कुछ निकल कर अभी आना बाकी भी है, बट बहुत कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आ भी है। So let's continue that next time we meet. Definitely. Thank you once again everyone जिन लोगों ने ज्वाइन किया है इस वीडियो में आज के। once again get in touch with कर्नल रवि जोशी। उनका इंस्टाग्राम पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, go follow him, you will learn a lot about be it army life or the liquor culture, wine and sake. Like this video, share with your friends, subscribe to the channel. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers. Thank you guys for watching the full video. Again, कैसा लगा आप लोगों को? I would really like to know कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, मुझे ज़रूर बताइएगा, because that will give me a lot of motivation. Believe me, I will try to bring out more videos like this and even better. I will try to keep doing better and better. बट ज़रूर बताइए मुझे। बट एक चीज़ ज़रूर करना मत भूलिएगा कि कर्नल रवि जोशी को जाके उनके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। ही इज़ एन अमेजिंग गाय, ही इज़ एन अमेजिंग टीचर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लिकर। तो ज़रूर जाके उनको फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। एंड अगर आपने इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी जाके देखिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अलॉन्ग विद कर्नल रवि जोशीज़ इंस्टाग्राम पेज लिंक। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट बोथ।